Hello friends, let's look into the Yojana March 2021, and today we are going to discuss this editorial on Finance Commission, and it has been written by N.K. Singh, who was the chairman of 15th Finance Commission. तो ये 15th फाइनेंस कमीशन ने के जो चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सो इफ़ यू सी दिस प्रीलिम्स 2015 क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन की 14th फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस थी, उसके बेस पे ये क्वेश्चन जो है बनाया गया था 2015 में. नाउ एज यू सी इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, यहाँ पे जो है 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्कस की हैं. सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट वन बाय वन. एक हम इसको देखेंगे. सो फाइनेंस कमीशन इज गवर्न बाय आर्टिकल 280. इसको 280 के अंडर जो है बनाया जाता है. ओके. सो मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ यूनियन एंड द स्टेट एज वेल एज द प्रिंसिपल्स फॉर गवर्निंग द डिविजिबल resources. So as you see, you have to divide resources between the union and the state. आपको यूनियन और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस आते हैं उनको डिवाइड करना होता है. देन अक्रॉस द स्टेट्स भी आपको डिवीजन करना होता है. सो एज यू सी, यहाँ अगर डिवीजन होगा तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन. ओके. इसको यहाँ पे बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. यूनियन और स्टेट के बीच जो डिवीजन होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं. देन अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो स्टेट 1, स्टेट 2, हरियाणा के पास कितना जाएगा, पंजाब के पास कितना जाएगा, महाराष्ट्र के पास कितना जाएगा, उसके बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. और वो रिकमेंडेशन भी आपका फाइनेंस कमीशन ही देता है. ओके. सो यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री की बात की गई है. आफ्टर द इंटरिम कमीशन, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन was constituted on November 22, 1951 and it was chaired by K.C. Niyogi. Okay, so K.C. Niyogi जो है वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो है चेयरमैन थे. इसके अलावा आपको एक फैक्ट और यहाँ पे जानना है. देयर वाज एन इंटरिम फाइनेंस कमीशन. ओके, हमारे 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, उससे पहले भी एक इंटरिम फाइनेंस कमीशन जो है वो हमने बना दिया था. एंड द चेयरमैन वाज सी.डी. देशमुख. ओके. सो सी.डी. देशमुख इंटरिम फाइनेंस कमीशन के जो है चेयरमैन थे. और ये के.सी. नियोगी जो है ये 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था, उन्होंने केसी नियोगी हैं उन्होंने फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को चेयर किया था. सो यू शुड हैव ऑल द क्लैरिटी ओवर दिस पर्टिकुलर न्यूज. ओके, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स आर मेड अंडर द आर्टिकल 270, 275 एंड 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके अलावा ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस एंड रेवेन्यू vertically, that is between the center and the state, and horizontally among all the states. So ये सारी चीजें होती हैं. Above that you need to understand there are terms of references. Okay, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो फाइनेंस कमीशन को दी जाती हैं. दैट ओनली दीज थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं. सो उनकी भाई अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है. उस लिमिट के बाद जो है आपका फाइनेंस कमीशन नहीं जा सकता. सो फाइनेंस कमीशन कैन नॉट गो बियॉन्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस. ओके, टीओआर के बाहर जो है वो नहीं जा सकता. तो नाउ टीओआर आर इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हेयर दे आर डिस्कसिंग दैट देयर वर मल्टीपल challenges that were faced by the finance commission. So one was regarding the 2001 census. Okay, so there was a controversy regarding this. So controversy क्या थी? If you see the southern states, आप अगर southern states की बात करें, so केरला, okay, आंध्र प्रदेश, then you have Karnataka, then you have Tamil Nadu. So these states have done better in terms of population control. So यहाँ पे इन्होंने population control के अंदर बहुत अच्छा काम किया है as compared to northern states. Okay, so the debate was that whether we should include 2011 census or not, कि पॉपुलेशन डिसाइड करने के लिए, बिकॉज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी आपको जो है रेवेन्यू और टैक्सेस जो है उसका डेवोल्यूशन बताना है. सो क्या हमें 2011 का सेंसस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दिस वाज द डिबेट बिकॉज दीज स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड देयर पॉपुलेशन. इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कम कर ली है एज कंपेयर टू यूपी, बिहार. ओके, उन्होंने अभी तक अपनी पॉपुलेशन कम नहीं की है. सो ये कह रहे थे कि हमने तो अच्छा परफॉर्म किया है, हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, और क्या हमें इसकी वजह से कम फंड मिलेगा?
should we get less fund because we have controlled our population? So this was the problem. Okay, ये problem है, क्योंकि अगर 2011 का आप सेंसस लेते so यूपी और बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती एज कम्पेयर टू अदर सदर्न स्टेट्स. सो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी. ओके, नाउ दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट फियर ऑफ सर्टेन एफिशिएंट स्टेट्स दैट दे वुड बी पीनलाइज्ड फॉर एफिशिएंट डेमोग्राफिक मैनेजमेंट. तो इसका मतलब है पॉपुलेशन कंट्रोल. ये कह रहे थे कि क्या हमें पीनलाइज किया जाएगा कि हम अगर एफिशिएंट डेमोग्राफिक मैनेजमेंट हमने किया है, हमारी पॉपुलेशन तो कम हुई है. सो देयर वर अदर इश्यूज लाइक नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड्स, यूज ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स फॉर परफॉर्मेंस इंसेंटिव, कि किस बेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिवाइज करना है. सो फाइनेंस कमीशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज डिजाइन्ड टू करेक्ट द स्ट्रक्चरल एंड इनहेरेंट इम्बैलेंसेस between the resources and expenditure of the union and state. So जो structural imbalances हैं और inherent imbalances हैं उसको एक तरीके से correct करने के लिए finance commission जो है important role play करता है, and that's why it is termed as balancing wheel of the constitution. So you should be mentioning about this thing if you are writing an answer on finance commission. आप ये specifically mention करेंगे कि इसको balancing wheel of the constitution भी कहा जाता है. So like correction of this imbalance would constitute the basis for a fair vertical devolution, कि आपको यूनियन और स्टेट के बीच में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को एनकरेज करना है. सो फेयर ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड बोथ यूनियन एंड द स्टेट्स टू रेज रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. अलग अलग सोर्सेज के ऊपर रेवेन्यू जो है दोनों जनरेट कर सकते हैं यूनियन एंड द स्टेट. आपको ये मालूम होना चाहिए कि देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. तो जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं यूनियन गवर्नमेंट उन पे टैक्स लगा सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स उन पे टैक्स लगा सकती है. ओके, सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है इन योर 7th शेड्यूल. नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज असाइन्ड हायर एंड मोर बियॉन्ड टैक्सेशन एंड रिसोर्स रेजिंग पावर टू यूनियन गवर्नमेंट. अब ये हमेशा एक नाराजगी रहती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सो कि यूनियन गवर्नमेंट दे हैव मोर सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं. सो इफ़ यू सी यूनियन लिस्ट, उसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, नियर अबाउट 92 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यूनियन लिस्ट में मिलते हैं. ओके, और स्टेट लिस्ट में कंपैरेटिवली 66 कम सब्जेक्ट्स हैं. सो दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट से दैट वी डोंट हैव मच सब्जेक्ट्स जहाँ पे हम टैक्सेस लगा सकें. एंड आफ्टर द जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास अब टैक्सेशन की पावर और भी कम रह गई है. ओके, सो ये सारी समस्याओं से स्टेट गवर्नमेंट डील कर रही हैं. बट इफ यू सी द responsibilities, okay, so whereas higher responsibilities for incurring expenditure has been assigned to states, कि रेवेन्यू के सोर्सेज तो ज़्यादा यूनियन के पास हैं लेकिन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दिस इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड विद. यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स. ये आप स्टैट एज इट इज अपने आंसर्स में यूज करेंगे. सो यूनियन गवर्नमेंट रेज 62.7% ऑफ द एग्रीगेट रिसोर्सेज रेज्ड बाय बोथ यूनियन एंड स्टेट, whereas states spent 62.4% of the aggregate expenditure. So बात ये कह रही हैं कि पैसा टैक्स कमाने की जब बात आती है तो मैक्सिमम 62.7% वो सारा का सारा एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट लेके आती है. बट स्पेंडिंग अगर आप देखें तो वो ज़्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रही है. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट दिस इज द स्ट्रक्चरल वर्टिकल इम्बैलेंस. सो ये जो है स्ट्रक्चरल वर्टिकल इम्बैलेंस है एंड दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी orderly transfer of resources from union to states. Now this imbalance between the revenue and the expenditure responsibilities forms the basis for fair vertical devolution, कि आपको बिल्कुल fair जो है तरीके से devolution करना है. And now we are going to start with recommendations जो आपके लिए important है. So 15th Finance Commission in its final report has recommended that devolution of 41%, okay, कि सेंटर के पास जितना रेवेन्यू आता है जितना टैक्स आ रहा है उसका 41% should be given to the states. Okay, so 14th Finance Commission की अगर आप बात करेंगे तो that was 42%. Now 15th Finance Commission is saying reduce it to 41%. अब ये 1% कम क्यों किया गया है? So as you know Jammu and Kashmir is no more a state. J&K अब स्टेट नहीं है, J&K is a UT. So directly सेंटर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है. Okay, so union government is now directly responsible for Jammu and Kashmir. So ये जो है नई डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, सो ये नई डेवलपमेंट है. दैट्स व्हाई ये कहा गया है कि डेवोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू 41%. नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन की 42% बोला था. ओके, एंड दिस वाज द
क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट एज इट इज आपके क्वेश्चन में थी. इन द सेम टाइम यू शुड बी रिमेंबरिंग अबाउट दिस थिंग दैट प्रेजेंट 15th वन इज सेइंग 41% आप दे दीजिए. ओके, सो एज कंपेयर टू द 14th, दिस कमीशन हैज ओनली मेड द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑफ अबाउट 1% ड्यू टू द चेंज स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस बेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कितना जो है आपको रेवेन्यू का शेयर देना है. ओके, सो देर आर लॉट ऑफ मीन्स parameters which are considered, like you have to promote equity also or performance, दोनों को आपको बराबर से प्रमोट करना है. equity when you talk about, see झारखंड, बिहार, okay, so UP, if you see their ability to generate revenue is comparatively less, इनकी ability थोड़ी कम है as compared to, अगर आप बाकी states की बात करें, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ओके, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, so their ability to generate revenue is less, so that's why you have to deal with equity. ठीक है, इक्विटी की आपको प्रमोशन करनी जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट दीज स्टेट्स आर नॉट एबल टू सस्टेन, वो अपने आप को एक तरीके से चला ना पाए और आप इस रीजनल इनइक्वालिटी को एड्रेस ना कर पाए. सो इक्विटी प्रिंसिपल इज बेसिकली टू एड्रेस द रीजनल इनइक्वालिटी, उसको आपको यहाँ पे जो है एड्रेस करना जरूरी है. ठीक है, ये आप यहाँ पे समझेंगे. सो बैलेंसिंग इक्विटी एंड एफिशिएंसी इज नेवर एन इजी एक्सरसाइज. ओके, दूसरा ना परफॉर्मेंस को भी आपको इंसेंटिवाइज करना है. सो सदर्न स्टेट्स विल से वी हैव डन बेटर, हमने तो परफॉर्मेंस अच्छी की है, हमने गवर्नेंस अच्छी की है, हमें कम शेयर क्यों मिले. ओके, दे आर ऑल्सो राइट. तो दिस इज द बैलेंस दैट यू हैव टू मेंटेन, दोनों को आपको साथ में लेके चलना है. एंड इफ यू सी इंडियाज डेमोग्राफी, इंडियाज डाइवर्सिटी, आपको सबको ही एड्रेस करना जरूरी है. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट दे हैव. ओके, सो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है दैट पॉपुलेशन जो है उसको वेटेज 15% दी गई है. Area has been given 15% weightage. Forest and ecology has been given 10% weightage. Income distance is 45%. Tax and fiscal effort 2.5%. Demographic performance is 12.5%. ओके, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अलग से यहाँ पे मेंशन कर दी है बिकॉज सदर्न स्टेट्स हैव डन बेटर देन द नॉर्दर्न स्टेट्स. ओके, सो आपको वो भी इंसेंटिवाइज करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट दे हैव डन. नाउ 15th फाइनेंस कमीशन हैज मैंडेटेड बाय इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस टू यूज द पॉपुलेशन डाटा ऑफ द मोस्ट रिसेंट सेंसस आफ्टर 4 डिकेड्स. अब मोस्ट रिसेंट सेंसस की अगर हम बात करें तो 2011 का सेंसस आ जाता है इसके अंदर. ओके, सो पॉपुलेशन आप देखो, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अगर 2011 का सेंसस देखो, सो गैप बिटवीन सदर्न स्टेट एंड नदर्न स्टेट्स हैव इंक्रीज. सदर्न और नदर्न स्टेट्स का जो गैप है ना वो इंक्रीज हो गया है. ओके, अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, देयर यूज्ड टू बी कंपोनेंट फॉर 1971 सेंसस. 1971 का सेंसस को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी और वो भी कवर किया जाता था. ओके, नाउ इट इज नॉट देयर, अब वो ऐसा नहीं है. ओके, सो दिस हैड issue of seriously changing the resource allocation to few states which may have rocked the boat beyond repair for some of them. Okay, अब बात ये ऐसी कह रहे हैं कि क्यों यूपी, बिहार, उनको ज्यादा फंडिंग दी जाए. ओके, a sudden use of latest census data will be unfair to states which have performed well on national objective of demographic management. So उन states ने बेहतर परफॉर्म किया है, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, उनको कम इंसेंटिव क्यों मिले. ओके, सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस कमीशन itself mandates us to incentivize to states for effort and progress made in moving towards replacement rate of population growth. अब replacement rate of population growth की अगर हम बात करें तो उसको बोला गया कि 2.1. ओके, जिनका fertility rate 2.1 से कम है या 2.1 है, that is the replacement rate. तो इन स्टेट्स का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है. ओके, सदर्न स्टेट्स का, और पॉपुलेशन इन्होंने कंट्रोल की है. जो नदर्न स्टेट्स हैं दे आर स्टिल अबव 2.1, जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है उससे ऊपर चल रहा है. सो आपको मेक श्योर करना है कि दे ऑल्सो कम डाउन टू 2.1%. ओके, सो ये इनकरेज करना है. दैट्स वाई डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हैज बीन इंक्लूडेड. ये क्राइटेरिया इन्होंने डाला है कि आप स्टेट्स को परसुएड करें कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें. नाउ देर आर अदर थिंग्स. ओके, रेवेन्यू एफर्ट एंड डिजायरेबल level of expenditure and thereafter recommend grants in specific sums. Okay, so local government के लिए grant है, यहाँ पे grant for disaster management है, sector specific grant है, state specific grant है. These things have been done. Okay, have been recommended by the commission in the past. So commission believe that revenue deficit grant will allow state time to adjust to the
चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ टैक्स डेवल्यूशन। सो यहाँ पे अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर दी जाती है, मान लो स्टेट्स के पास रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा जितना प्रोजेक्टेड था, सो उनको थोड़ा जो एक्स्ट्रा ग्रांट है वो दिया जाए, और यही इन्होंने रिकमेंड किया है, क्योंकि उनको थोड़ा आपको कुशन देना पड़ेगा ताकि वो जो टैक्स डेवल्यूशन सिस्टम नया आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लें। सो ग्रांट इन एड आर मोर डायरेक्टली टारगेटेड एंड इक्वलाइजेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ बेसिक सोशल सर्विसेज टू some extent. Now they are saying जो ग्रांट इन एड है उसको भी परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया के साथ आप लिंक करो। ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट स्टेट्स व्हिच आर परफॉर्मिंग बेटर यू शुड गिव देम मोर रेवेन्यू, उनको ज्यादा रेवेन्यू देने की जरूरत है, एंड दिस इज गुड। ओके, सो अटैचिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू फिस्कल ट्रांसफर मे एनहांस द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, provide feedback on improving policy formation and implementation and lead to better monitoring of expenditure. So अगर आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के साथ आप फिजिकल ट्रांसफर्स को लगाते हो, उसको लिंक कर देते हो, सो डेफिनेटली ये सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे दे विल गेट मोर मनी, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ओके, सो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इफ यू सी नाउ, it is evident that no formula based horizontal devolution can meet the need for each of the 28 state. सो किस हर स्टेट की रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूले से पूरी नहीं होगी। स्टेट्स विल डेफिनेटली डिमांड मोर, स्टेट्स जो है अपनी डिमांड को और बढ़ाते जाएंगे, कहीं ना कहीं कमी जो है वो हमेशा रह जाएगी। ओके, सो it is required, so commission has recommended an allocation of 1.92% of gross revenue receipt of union as revenue deficit grant to specific state. तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स को जो है ये पैसा दिया जाएगा। सो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एग्रीगेट टू 2.94 करोड़ 2.94 लाख करोड़ विद ग्रेजुअल टेपरिंग और ड्यूरिंग द अवार्ड पीरियड। ओके, सो ये इतना जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रखा गया है 2.94 लाख करोड़। ये पूरा फिगर आपको जानने की जरूरत नहीं है, 2.94 लाख करोड़ आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होगा। ओके, और कुछ स्टेट्स अगर जिनका रेवेन्यू कम रह जाता है उनको यहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा। देन वन इंपॉर्टेंट थिंग, योर लोकल गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, लोकल गवर्नमेंट की हमेशा कमी रहती है, हमेशा इनके पास फंड्स के लिए कमी रहती है, मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर यू हैव टू मेंशन अबाउट दिस थिंग, वहां आप ये रिकमेंडेशन दे सकते हो कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए। ओके, सो यू शुड हैव द ओवरसाइट कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग। सो द टोटल साइज ऑफ ग्रांट टू लोकल गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय द कमीशन is 4.36 lakh crore for the period 2021 to 26. Now, out of these 8,000 crore is performance based grant for incubation of new cities and 450 crore is for shared municipal services. Okay, so ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट है, कुछ नए सिटीज हम डेवलप कर रहे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग उसके बेस पे इतना पैसा दिया जाएगा उनको। अ सम ऑफ 2.36 लाख करोड़ इज ईयरमार्क्ड फॉर रूरल लोकल बॉडीज। तो रूरल लोकल बॉडीज के लिए 2.36 लाख करोड़ है एंड 1.21 लाख करोड़ फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, अब apart from that 70,000 crore for health grant through local government। अब यहाँ पे local government they are running many hospitals, वो health sector के लिए काम करते हैं, so उनको भी additional fund की जरूरत है, and for that 70,000 crore has been earmarked, वो suggest किया गया है। further आप एक चीज यहाँ पे देखना कि urban local bodies जो है उनको ज़्यादा फंडिंग नहीं दी जाती थी कंपैरिजन में, सो वो थोड़ी इंक्रीज कर दी है। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द रेशियो। सो अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, डिफरेंट नॉर्म्स उनके लिए लगाए हैं। सो बेसिक ग्रांट्स आर प्रपोज्ड ओनली फॉर सिटीज एंड टाउन्स हैविंग अ पॉपुलेशन of less than million, and for million plus cities 100% of the grants are performance linked through मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड। तो एक मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड बनाने को कहा गया है, एंड इन दैट इट इज सेड दैट वहां पे जितनी भी ग्रांट आप दे रहे हो वो आप 100% उसको परफॉर्मेंस लिंक कर दो कि जो सिटी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको आप ज्यादा ग्रांट दीजिए। दिस इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग। ओके, नाउ as I told you, rural urban distribution gradually increases in favor of the urban local bodies. So जैसा मैंने आपको बताया कि ये बढ़ा दिया गया है, so 67:33 रेशियो पहले था, now it has been increased to 65:35। ओके, ये 65:35 करने की बात है। तो पहले क्या होता था कि रूरल बॉडीज को 67 जाता था और अर्बन को 33। ओके, अब ऐसा होगा कि रूरल को 65 जाएगा और अर्बन को 35।
सो ये एक तरीके से रेशियो को इम्प्रूव किया गया है। अर्बन एरियाज को डेफिनेटली फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अर्बन शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन वेंट अप फ्रॉम 28% इन 2011 टू 31% इन 2011। ओके, 2000 मतलब 2011 के अंदर ये 31% था और 2001 में 28% था। सो ये आपको समझना है। और नया सेंसस आएगा तो उसके अंदर तो अर्बनाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। सो डेफिनेटली लोकल बॉडीज दे नीड फोकस, दे नीड मोर ग्रांट्स। और नेशनल प्रायोरिटीज के लिए आपको अर्बन सेंटर्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात करो, सो डेफिनेटली अर्बन सेंटर्स प्ले अ वेरी बिग रोल, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई अर्बन लोकल बॉडीज को और ग्रांट देने की बात यहाँ पे की गई है। फर्दर देर आर परफॉर्मेंस ग्रांट्स। अब परफॉर्मेंस ग्रांट के अंदर क्या है? सो सैनिटेशन डाली गई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डाली गई है, ईज ऑफ ब्रीदिंग इन मेट्रो सिटी वो एक क्राइटेरिया डाला गया है। सो दोज लोकल बॉडीज विच आर परफॉर्मिंग बेटर ऑन दीज पैरामीटर्स, दे हैव बीन अवॉर्डेड मोर फंड्स। उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे जो अच्छा परफॉर्म करेगा इन चीजों के ऊपर। नाउ the efficient, smooth functioning and accountability of local bodies has been plagued. There are some issues जो problem यहाँ पे रहे हैं, like absence of timely recommendation of the State Finance Commission and suitable action thereon. So State Finance Commission के recommendations नहीं दिए जाते time पे, that's why local bodies को fund नहीं मिलता है। और अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन आते भी हैं तो भी स्टेट गवर्नमेंट्स उसको नहीं मानती है। सो लैक ऑफ रेडिली एक्सेसिबल एंड टाइमली अकाउंट्स। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो लेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोकल बॉडीज के पास अकाउंट्स अच्छे से नहीं मेंटेन करते और ये समस्या हमें देखने को मिलती है। फर्दर इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू। इस देश के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाता। अगर लोकल बॉडीज लगाने की कोशिश भी करती हैं, सो ड्यू टू द पॉपुलिस्ट कंसिडरेशन, आपको इलेक्शन जीतने होते हैं इसलिए पॉलिटिशियंस अनाउंस करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स विल नॉट बी कलेक्टेड। तो ये ऐसा अक्सर होता है। सो फाइनेंस कमीशन इन द पास्ट हैव ड्रॉन अटेंशन टू दीज इश्यूज बट विद लिमिटेड सक्सेस। तो पीछे की जो फाइनेंस कमीशन रही हैं उन्होंने जरूर इसकी तरफ ध्यान दिया है कि लोकल बॉडीज की खुद की जो है रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए और उसकी तरफ काम करने की जरूरत है, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि इसको एक एंट्री लेवल कंडीशन डाली है फॉर अवेलिंग द ग्रांट्स, मींस दीज रिफॉर्म्स आर टू बी डन। अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रांट चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ओके, ये चीज एक पॉजिटिव स्टेप है। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट इफ यू टॉक अबाउट, सो कमीशन रिकमेंडेड मिटिगेशन फंड टू बी सेट अप एट बोथ द नेशनल एंड द स्टेट लेवल in line with Disaster Management Act. So the mitigation fund should be used for those local level and community based intervention which reduces the risk and promote the environment friendly settlement and livelihood practices. अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन क्यों चाहिए। सो व्हेन पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, अगर पीपल पार्टिसिपेट करते हैं सो आपकी जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो व्हेन पीपल आर पार्टिसिपेटिंग योर सक्सेस रेट इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई the finance commission itself is putting focus on community based intervention. So state disaster response management fund, mitigation fund, it has recommended for total corpus of 1.6 lakh crore for state for disaster management for duration 2021 से लेके 2026 तक, 2021 to 2026 1.6 lakh crore has been recommended कि state disaster management की तरफ जाएं, of which union share is 1.22 lakh crore and state share is 37,000 crore कि state 37,000 crore कंट्रीब्यूट करेंगे और यूनियन गवर्नमेंट 1.22 लाख करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, सो दैट यू कैन रिड्यूस द रिस्क। आप रिस्क को रिड्यूस कर सकें, आप रिस्क को मिटिगेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली efforts. Okay, so state specific grant if you talk about, so commission has recommended performance based grant and incentive for sector like health, education, agriculture, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, judiciary, statistics, aspirational districts and blocks. So those states
who are doing better on these particular topics, कि हेल्थ सेक्टर में कोई अच्छा कर रहा है, एजुकेशन में कोई अच्छा कर रहा है, तो उन स्टेट्स को ज़्यादा पैसे शायद ये दे देंगे. ओके, सो कमीशन लेट डाउन स्पेशल फोकस ऑन हेल्थ सेक्टर्स. हेल्थ के ऊपर अच्छी खासी प्रायोरिटी इन्होंने डाली है. सो हेल्थ सेक्टर still faces critical challenges like low investment, sharp interstate variation in availability of health infrastructure, and health outcomes and supply side problems of doctors. So हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की भी कमी है. रीजनल जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, रीजनल इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. जो जहाँ पे पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल ही ख़राब है, स्पेशली द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट यू हैव टू इंक्रीज द पब्लिक फंडिंग. सो आपको पब्लिक फंडिंग डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है. फर्दर द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड टोटल ग्रांट इन एड सपोर्ट टू हेल्थ सेक्टर ओवर द 5 year पीरियड. ओके, कि 1.06 लाख करोड़ के अराउंड जो है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर डाला जाएगा. इट्स अ गुड थिंग कि आप 10% ऑफ द टोटल ग्रांट इन एड है वो आप हेल्थ के ऊपर डाल रहे हो. इट्स अ रियली गुड थिंग. ओके, सो गवर्नमेंट इन इट्स एक्शन टेकन रिपोर्ट हैज स्टेटेड दैट इट विल टेक ड्यू कंसिडरेशन ऑफ दीज ग्रांट्स while formulating centrally sponsored schemes. So जब centrally sponsored scheme जो है यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, so इन ग्रांट्स का वहाँ पे अलग से ध्यान रखा जाएगा. मतलब हेल्थ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी डालेगी. फर्दर द डिबेट इज अबाउट डिफेंस फंड. सो डिफेंस के अंदर जो है लैप्सेबल फंड होते हैं वो प्रॉब्लम बताई है इन्होंने. सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट. दिस इज एन important landmark consideration that the defense forces have for long argued in favor of greater stability and predictability of finances for meeting their expenditure, capital expenditure. So capital expenditure जहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी कुछ नई लेके आनी है, नए वेपन्स लेके आने हैं, उसके लिए जो है नॉन लैप्सेबल फंड्स की उनकी डिमांड थी कि फंड जो है वो लैप्स ना हो. अदरवाइज फंड अगर आपका एक बार लैप्स हो जाता है देन यू हैव टू रीस्टार्ट द प्रोसेस. बिल्कुल जीरो से आपको प्रोसेस रीस्टार्ट करनी पड़ती है, अगेन आपको डिमांड भेजनी पड़ती है, फिर वो पेपर वर्क में फंसेगी. और नॉन लैप्सेबल फंड का फायदा ये है कि वो ईयर ऑन ईयर ट्रांसफर होगा. इस साल अगर हमने यूज नहीं किया सो नेक्स्ट ईयर भी आप उसको यूज कर सकते हो. तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को प्रोक्योरमेंट के लिए देना चाहते हैं. और दिस इज व्हाट इट has been done. Now commission has suggested a financing modality which central government will examine further. The constitution of a non-lapsable fund would make a significant difference in addressing the issue of adequacy of capital expenditure for both defense and internal security. So ये डिमांड रहती थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है. सो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा. बिकॉज अगर आप इस साल कुछ नहीं खरीद रहे तो नेक्स्ट ईयर वो फंड लैप्स हो जाता था, वो यूज में नहीं आ जाता था. अब जो है उस सिचुएशन को हटाया जाएगा, उस कंडीशन को हटाने की बात की जाएगी एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड. आप नेक्स्ट ईयर भी उसको लेके जा सकते हो. सो फाइनेंस कमीशन वेयर एज 40,000 करोड़ पर एनम वुड बी अवेलेबल फॉर डिफेंस. ओके, 10,000 crore per annum would be available for home ministry to upgrade paramilitary forces. So ये जो है फॉर्मूला उन्होंने सजेस्ट किया है, इतना अमाउंट दिया जाएगा. सो फाइनली 1,000 crore per annum has been recommended as जवान वेलफेयर फंड. सो जवान वेलफेयर फंड के लिए भी रिकमेंडेशन है. So this is what they are saying that while recommending, commission ने जो है काफ़ी स्टेक होल्डर से बात की है and according to them it is one of the most inclusive recommendations that they have made. and अलग political parties, economists, सारे experts से बात करके उन्होंने ये recommendations जो हैं वो हमारे साथ share किए हैं and it has been the part of your योजना magazine. So thank you very much.